नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। और कटिहार से इस बीच बड़ी खबर है, जहां कटिहार में भीषण सड़क हादसा सामने आया है। बारातियों से भरी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, 8 लोगों की मौत हो गई, 2 घायल हैं। पूर्णिया के रुपौली से ये बारात जा रही थी। कुर्सेला के हनुमान मंदिर के पास हादसा हो गया। मक्का लदे ट्रैक्टर से टक्कर हो गई, जिसमें 8 लोग की मौत हो गई है, 2 घायल बताए जा रहे हैं। तो कटिहार से इस वक्त की बड़ी खबर, रुपौली से ये बारात जा रही थी और जो लोग गाड़ी में सवार थे हादसे का शिकार हो गए। बारातियों से भरी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये घटनास्थल की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देखिए कैसे ये भीषण सड़क हादसा सामने आया है और यहां लोगों की भीड़ जुट गई। 8 की मौत इस हादसे में हो गई, 2 घायल हैं। कुर्सेला के हनुमान मंदिर के पास से हादसा हुआ है। मौके पर पुलिस भी पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुटी रही। तो बता दें कि कटिहार में भीषण सड़क का हादसा हुआ। मक्का लदे ट्रैक्टर से टक्कर हो गई और ये वो गाड़ी जिसमें बाराती सवार थे, 8 लोग की मौत इस हादसे में हो गई। भुट्टा का ढेरी लगा हुआ था, भुट्टा का ढेरी लगा हुआ था, उस पर स्कॉर्पियो चढ़ गया। हम लोग बाइक से पीछे थे, बाइक से हम लोग पीछे थे। स्कॉर्पियो चढ़ने के बाद आगे जो है मकई का ट्रैक्टर लोडिंग रास्ता कसा हुआ है, तिरपाल कसा हुआ है और उसमें डायरेक्ट जाकर अनबैलेंस होने के कारण जो कि स्टिंग अनबैलेंस होने के कारण जो गाड़ी खड़ी थी। और सुब्रत हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। और सुब्रत, तो बड़ा हादसा सामने आया, 8 की मौत हो गई है, अभी क्या अपडेट है वहां से? देखिए, 5 लोगों की पहचान हो गई है और बाकी इन लोगों को जो परिजन है, क्योंकि आसपास के इलाका है, सभी लोगों को परिजनों को सूचना दे दी है, आ गया है। और अब आगे पुलिस जो पोस्टमार्टम वगैरह की कार्रवाई करे। निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा है और इस बार एक बार फिर उस व्यवस्था की कलई खोल गई है, जहां सड़क पर मक्का रखने की बात को लेकर हर बार चर्चा और इसको लेकर दुर्घटना की चर्चा होती रहती है। इस बार एक बड़ी दुर्घटना हुई है और ये सीमांचल के इस इलाके में सड़क पर मक्का रखने का एक रिवाज रहा है। लोग इस बात को समझना नहीं चाहते हैं, दूसरे के जान जोखिम में डालकर कहीं ना कहीं अपना सुविधा लेना चाहते हैं। इस बार भी कुल मिलाकर मामला इसी तरह का है। अब देखना इतना बड़ा हादसा के बाद इस इलाके में इसको लेकर क्या कार्रवाई होता है। जी चलिए, शुक्रिया सुब्रत इस अपडेट के लिए आपका। और बाढ़ से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे की चपेट में देखिए आने से 3 लोग झुलस गए हैं। खेत में गेहूं की दवनी कर रहे थे। बख्तियारपुर के रामनगर दियारा का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर ठनका गिरने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग झुलस गए हैं। खेत में दरअसल ये लोग गेहूं की दवनी कर रहे थे। बख्तियारपुर के रामनगर दियारा का यह मामला है। तो आपको बताते चले कि ऐसे समय में जब बारिश हो रही हो और ऐसा लग रहा हो कि ठनका गिरने की संभावना है, तो आप खुले खेत में काम ना करें। कोशिश करें कि आप किसी छत के नीचे आएं और कोशिश ये करें कि अगर आप बाहर हैं, खेत में हैं, तो आप वहां सीधे लेट जाएं, खड़े ना रहें। तो लगातार मौसम विभाग की तरफ से ये गाइडलाइंस भी जारी किया जा रहा है। ऐसे में आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। मोतिहारी पुलिस ने भूमाफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 जमीन माफियाओं के खिलाफ नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने फर्जीवाड़ा, रंगदारी, जबरन वसूली और धमकाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। मोतिहारी में भूमाफिया का आतंक है और लगातार भूमाफियाओं के आतंक से परेशान होकर लोग पुलिस को शिकायत कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने आरजेडी नेता देव गुप्ता, जन स्वराज के नेता और जमीन कारोबारी नीरज सिंह के साथ 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। रात भर इन भूमाफियाओं के खिलाफ पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। पुलिस को कई कागजात भी मिले हैं। अवनीश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश, लगातार गांव वाले शिकायत कर रहे थे और शिकायत के बाद से बड़ी कार्रवाई हुई है, कौन कौन से माफिया हैं, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, मोतिहारी पुलिस ने भू माफिया के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई की है और 15 भू माफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज किया है, जिसमें मोतिहारी के जो मेयर पति हैं देवा गुप्ता, जो आरजेडी के नेता है,
उन पर कार्रवाई हुई है। जो जन सुराज के नेता है नीरज कुमार सिंह, उन पर कार्रवाई हुई है। और मोतिहारी पुलिस को ये सूचना मिली थी कि भूमाफिया धोखाधड़ी कर, धमका कर और मनी लॉन्ड्रिंग कर जमीन की जो है खरीद बिक्री कर रहे हैं, कंपनी बनाकर अवैध रूप से जो है गड़बड़ी कर जमीन की कारोबार में जुड़े हैं, उनके पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग में लगा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में पुलिस ने कार्रवाई की है। धीरज जायसवाल जो समाजसेवी है, उन्होंने नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया और 15 लोगों को नामजद जो है उन पर FIR दर्ज कराया गया है। तो पुलिस पूरे मामले की जांच करे। देर रात तक जो है 15 ठिकानों पर पुलिस की देर रात तक रेड चली। कई कागजात पुलिस को मिले हैं, कई अहम सबूत मिले हैं। पुलिस पूरी डाटा खंगाल रही है। आर्थिक अपराध इकाई को भी जो है मोतिहारी पुलिस जो है इस मामले को लिख के देने का काम करेगी। वह स्थिति में पुलिस का कानून के राज स्थापित करने के लिए पुलिस लगातार एक्शन कर रही है। और इसी कड़ी में लगातार सरकार की भी कोशिश थी कि कहीं भी भूमाफिया जो जमीन के कारोबार से जुड़े हैं, जो भूमाफिया आतंक मचा रहे हैं, वैसे लोगों के खिलाफ में कार्रवाई हो। तो अब पुलिस की कार्रवाई देखने को मिल रही है। जी चलिए, शुक्रिया अवनीश अपडेट के लिए आपका। पटना से बड़ी खबर, नीतीश कुमार आज एक बैठक करने वाले हैं। बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ ये बैठक होगी। सीएम आवास पर ही बैठक होने वाली है। और देखिए, बैठक में बिहार बीजेपी के 6 से 7 नेता शामिल हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव पर ये चर्चा होने वाली है इस बैठक में। तो इस बैठक को कहा जा रहा है कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। बीजेपी नेताओं के साथ आज बैठक होने वाली है। सीएम आवास पर ही बैठक होगी और बिहार बीजेपी के बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है और उसी सिलसिले में आज एक और बैठक होने वाली है। ये बड़ी बैठक बताई जा रही है। नीतीश कुमार आज बड़ी बैठक करने वाले हैं। और जातीय गणना पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने बड़ा बयान दिया है। निशांत कुमार पहली बार राष्ट्रीय मुद्दे पर बोले। निशांत कुमार ने केंद्र सरकार के जातीय गणना कराने के फैसले को बड़ा और बेहतर बताया। निशांत कुमार ने कहा उनके पिता जातीय गणना के सबसे बड़े पक्षधर हैं। 2022 की कैबिनेट की बैठक में उन्होंने पहली बार जातीय गणना कराने का फैसला लिया था। 2025 के विधानसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी के सवाल पर निशांत कुमार ने कहा कि पिता ने बिहार में विकास का काम किया है जिसे पूरी जनता देख रही है। एक बार फिर से मजबूती से जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। हमारे साथ निशांत हैं। और निशांत जी, इन दिनों जातीय गणना को लेकर के जो है वो बड़ी चर्चा हो रही है और देश में जिस ढंग से प्रधानमंत्री ने जातीय गणना का ऐलान किया है। हाँ, तो ये जातीय गणना अच्छी बात है, अच्छा डिसीजन है केंद्र सरकार से। तो पहले भी मेरे पिताजी इसके पक्षधर रहे हैं, इसके हिमायती रहे हैं कि जातीय गणना होनी चाहिए। तो फिर 2022 में उन्होंने कैबिनेट से पास कराया कि जातीय गणना हुई। जातीय जनगणना 2023 में रिपोर्ट आया उसका लास्ट में। तो जो भी रिपोर्ट आया उसके बाद फिर ये गरीब और वंचित लोगों के लिए जो आरक्षण 50% था उसको बढ़ा के उन्होंने 65 कर दिया। तो ये फिर मामला एक चला गया हाई कोर्ट में। तो फिर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो फिर उसमें हम तेजस्वी हैं और विपक्ष है करें कि उनका प्रेशर का ये नतीजा है कि ये जातीय गणना देश में हो रही है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि उनके प्रेशर का नतीजा है। अरे चलिए, ये तो अपना केंद्र सरकार का अपना फैसला है। करके चुनाव में आए तो जीत हमारी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जनता देखेगी, जनता फैसला लेगी। आपको लगता है कि वो इस बार भी उतनी ही मजबूती से जीतेंगे? जो विश्वास नहीं होगा, बिल्कुल जीतेंगे। एंटी इनकम्बेंसी उनके नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सब उनका डेवलपमेंट है, विकास है, सब जनता देख रही है, वो फैसला लेगी। और देखिए, देश भर में 7 मई को मॉक ड्रिल की जाएगी। मॉक ड्रिल को लेकर आज अहम बैठक होने वाली है। गृह मंत्रालय में आज ये बैठक होगी। गृह मंत्रालय के आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। मॉक ड्रिल की बारीकियों पर बैठक में चर्चा की जाएगी। प्रदेश के नुमाइंदे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने वाले हैं। गृह सचिव राज्यों के मुख्य सचिव से बात करने वाले हैं। तो मॉक ड्रिल को लेकर आज एक बैठक होने वाली है। ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है। देश भर में 7 मई को मॉक ड्रिल की जाने वाली है और उसी को लेकर आज ये बैठक होने वाली है गृह मंत्रालय में। तो गृह मंत्रालय के आला अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। गृह सचिव जो है वो राज्यों के मुख्य सचिव से आज बात करने वाले हैं। दरअसल मॉक ड्रिल को लेकर के आज इस बैठक में चर्चा की जाएगी।
और दिल्ली से बड़ी खबर, जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सरकार ने चेतावनी दी है। सूचना और आईटी मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया है। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट पर गुमराह करने वाली बातें फैलाई गई। सोशल मीडिया पर देश विरोधी बातों पर कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर जो सरकार है वो सख्त है। खास करके ये बताया जा रहा है, जो नोटिस जारी किया गया है कि कुछ सोशल मीडिया जो है अकाउंट है वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर देश विरोधी बातें की जा रही हैं और इसी को लेकर की एक्शन देखने को मिला है, जिसके लिए बाकायदा नोटिस जारी हो चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद मुस्लिम वोटर में हलचल कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। वक्फ के बहाने विरोधी दल एनडीए को मुस्लिम विरोधी बताने में जुटी हुई है, तो जेडीयू सहित एनडीए की दूसरी पार्टियां मुस्लिम वोटर्स को मनाने में जुट गई हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव से पहले अपने बैक टू बैक दौरे पर यहां पर एम फैक्टर को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। सवाल यही है कि बिहार चुनाव में एम फैक्टर कितना अहम है और ये भी कि क्या ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक में खेल कर पाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। ये 4 भाग गए थे, अब इंशाअल्लाह 24 आएंगे, इंशाअल्लाह होता है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान शनिवार को आया और तब से बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा एम फैक्टर की ही होने लगी, उस मुस्लिम फैक्टर की जो चुनाव में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। आरजेडी हो, कांग्रेस या फिर जेडीयू, सभी दलों के लिए बिहार में एम फैक्टर अहम है और इसी को ध्यान में रखकर सभी सियासी पार्टियों के नेता पहुंच रहे हैं सीधे मुस्लिम वोटर तक, अपनी बात कहने, ये समझाने कि मुसलमानों का सबसे ज्यादा हितैषी कोई है तो वो उनकी ही पार्टी है। जिन्होंने इनको भगाया हम तुमको भगाएंगे बिहार में, इंशाअल्लाह। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वक्फ संशोधन बिल के कानून बन जाने के बाद जेडीयू अपने मुस्लिम नेताओं को अल्पसंख्यक समाज के बीच जाकर उन्हें समझाने का टास्क सौंप रहा है। तभी निशाना लालू राबड़ी के शासनकाल पर जेडीयू के नेता लगा रहे हैं। न अपने यादव बिरादरी पर, न मुसलमानों पर, न दलितों पर, न पिछड़ों पर, न अति पिछड़ों पर किसी पर भरोसा नहीं था। उस लालू प्रसाद यादव जी ने 15 साल बिहार को किस हाल में रखा। सत्तारूढ़ एनडीए में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सबसे ज्यादा बेचैनी जेडीयू में है। ऐसे में लालू प्रसाद के कोर वोट बैंक माने जाने वाले मुस्लिम समाज को लेकर आरजेडी के नेता दूसरे दलों पर कुछ इस अंदाज में निशाना साध रहे हैं। राजद एक ऐसी वाहिद पार्टी है जिसने कभी भी सत्ता की परवाह नहीं की। आपने सुना होगा कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा कि सत्ता आए और जाए, हम उसकी परवाह नहीं करते। मुस्लिम वोटर को रिझाने के लिए ओवैसी से लेकर तमाम पार्टियां मैदान में कूद पड़ी हैं। बीजेपी भी मुस्लिम वोट बैंक पर राजनीति करने वाली पार्टियों पर निशाना साधकर मिशन एम और खासकर पसमानदा समाज में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में जुटी है। मुस्लिम समाज के 80% पसमानदा समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए तुष्टीकरण के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर सरकार प्रतिबद्ध है। बिहार में करीब 18% मुस्लिम वोटर हैं। सीमांचल में मुस्लिम आबादी लगभग 47% है। मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी का डर महागठबंधन को सता रहा है। आरजेडी और कांग्रेस एआईएमआईएम को वोट कटवा होने का आरोप लगाते हैं। जाहिर है बिहार में मिशन एम पर राजनीति तेज हो गई है। बिहार की 18% मुस्लिम आबादी कई सीट पर हार जीत में निर्णायक भूमिका अदा कर सकती है। ऐसे में सवाल यही कि क्या ओवैसी मुस्लिम वोट बिगाड़ेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान से पूरे बिहार के साथ साथ सीमांचल की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। बता दें कि ओवैसी ने एक बयान में कहा था कि आरजेडी 4 एमएलए तोड़े हैं, लेकिन इस बार हम 24 विधायक लेकर आएंगे। ओवैसी के इस बयान पर कटिहार की जनता का क्या कहना है, आपको बताते हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि 4 गया है, अब 24 आएंगे। अब बिहार की राजनीति में ये कितना मायने रखता है ये बयान, और ये सीमांचल के क्या मायने रखते हैं इस बयान का, तो समझते हैं कटिहार से लोगों क्या मायने समझते हैं ओवैसी की। वो कांट की हांडी दोबारा चढ़ने वाली नहीं है। जो हो गया
अब उनको लोग कोई अल्पसंख्यक बिरादरी से कोई वोट वोट देने को तैयार नहीं है। इस बार उनको एक भी सीट नहीं मिली। क्या समझते हैं इस बयान को, क्या मायने, किस तरह से देखते हैं? देखिए, पूरे बिहार की धरती किशनगंज को छोड़ करके कुछ सीट वो ले सकते हैं, ओबीसी कुछ सीट ले सकते हैं, लेकिन पूरे बिहार की आवाम के बारे में पूरे सीमांचल की धरती को बता रहे हैं ओबीसी नहीं आएंगे। अति पिछड़ा के लोग आ सकते हैं, ओबीसी के अति पिछड़ा के लोग जितने भी हैं वो आ सकते हैं, लेकिन ओबीसी खासकर पूरे बिहार में नहीं के बराबर आएंगे। क्या समझते हैं असदुद्दीन ओवैसी के जो बयान है इसको किस तरह से देख रहे हैं सीमांचल बिहार के दृष्टिकोण? उसके बयान की अपेक्षा जो है बिहार में कहीं उसका कहीं कोई जनाधार नहीं है। पिछले बार तो 4 सीट लाए थे, इस बार 24 का दावा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो है जो उसका बयान अपना बयान तक ही रह जाएगा, लेकिन वैसा नहीं है वैसा। तो देखिए, ये जो कटिहार से जो राजकुमारी है, इसमें लोग कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान है वो बयान तक सीमित रह जाएंगे। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। चुनावी साल में जातीय गणना पर क्रेडिट लेने की सियासत जारी है। सम्राट चौधरी ने जातीय गणना का क्रेडिट लेने पर आरजेडी और कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। सम्राट चौधरी ने कांग्रेस और आरजेडी को लुटेरा बताया, जिसके बाद अब बिहार की सियासत का पारा हाई है। तो पूरा देश और बिहार जानता है कि काम करने वाला कौन है, लूटने वाला कौन है। ये लोग लुटेरे हैं। चुनावी साल में बिहार में सियासी पारा हाई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद और कांग्रेस पर बयान देकर एक बार फिर बिहार की सियासत को सुलगा दिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जातीय गणना पर तेजस्वी के दावों पर पलटवार करते हुए आरजेडी और कांग्रेस को लुटेरा बता दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में जातीय गणना का श्रेय एनडीए को जाता है, तो केंद्र में भी एनडीए ने ये फैसला लिया है। और आज भी यदि देश में जातीय जनगणना का निर्णय लिया गया तो उस कैबिनेट में ना राहुल गांधी ना तेजस्वी यादव बैठे थे, उस कैबिनेट में एनडीए के लोग बैठे थे। 55 साल तक कांग्रेस ने देश को लूटा और बिहार में लालू प्रसाद जी और लालू प्रसाद जी का परिवार, इसने लगभग 20 साल तक लूटने का काम किया। तो पूरा देश और बिहार जानता है कि काम करने वाला कौन है, लूटने वाला कौन है। ये लोग लुटेरे हैं, जनता को ठगना चाहते हैं। कांग्रेस और आरजेडी को लूटने वाली पार्टी बताने के बाद सियासत तेज है। सम्राट चौधरी के बयान पर आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया, तो जेडीयू ने सम्राट के बयान का समर्थन किया है। अगर आप अपने सरकार के कार्यकलाप और सरकार के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप और संगठित लूट और संगठित भ्रष्टाचार के संबंध में अगर बता दिए होते तो शायद आप सच और सच्चाई से रूबरू हो जाते हैं। भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबी हुई पार्टी से और आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। सच्चाई ये है कि महागठबंधन की एकता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई है, अब वो बौखलाहट है। माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ने बिल्कुल ही सही कहा है कि इस राज्य के सबसे बड़े लुटेरे कांग्रेस और राजद रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने आजादी के बाद से लगातार 90 तक इस प्रदेश को लूटने का काम किया है, वही दूसरी ओर राजद का शासन आने के बाद राजद भी 15 वर्षों तक बिहार को लूटने का काम किया है। जातीय गणना पर क्रेडिट लेने की होड़ काफी तेज है। आरजेडी और कांग्रेस जातिगत जनगणना का श्रेय लेने में जुटी है और ऐसे में सम्राट चौधरी ने कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा हमला कर बिहार की सियासत को सुलगा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और पटना से रवीश नारायण की रिपोर्ट।